अपनी स्क्रीन पर इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। एक है वरिष्ठ जिला जज राजेश कुमार गुप्ता और दूसरे हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार सूर्य प्रताप सिंह। ये दोनों हैं लेकिन बहुत जल्द नहीं रहेंगे क्योंकि इनका पद बदलने वाला है। ये दोनों लोग हाईकोर्ट के जज बनने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि जज बनने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, फिर इन दोनों की चर्चा ही क्यों हो रही है? तो आप भी जानते हैं कि हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं जो कुछ खास होते हैं, और ये दोनों नाम बहुत ही खास हैं, जरूरत से ज्यादा खास हैं। आपको पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का केस तो याद ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की एक महिला कर्मचारी ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, और सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यक्ति ने अपने हिसाब से कथित जांच करके महिला को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया, कथित रूप से जबरिया नौकरी से बर्खास्त कर दिया, वही सूर्य प्रताप सिंह यानी एसपी सिंह अब हाई कोर्ट के जज बनने वाले हैं, जो कि रंजन गोगोई के बड़े करीबी हैं। देसी भाषा में अपने आप को गोगोई का चेला मानते हैं। साल 2019 की वायर की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कहानी बड़ी दुर्लभ है। और दूसरा मामला है मध्य प्रदेश का, जहां एक महिला सिविल जज जिला जज राजेश कुमार गुप्ता पर उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं। आरोपों में बहुत कुछ था। ये महिला राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाती रह गई। न्याय तो छोड़िए, न्याय की उम्मीद भी नहीं मिली, और जिस पर आरोप लगाया गया उस व्यक्ति को इनाम स्वरूप प्रमोशन करके हाईकोर्ट में जज बनने का मौका मिल रहा है। और यह खबर सुनते ही महिला जज अदिति शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और अपने इस्तीफे में उन्होंने जो जो बातें लिखी है ना, यकीन मानिए उसे सुनकर आपका भरोसा न सिर्फ न्यायपालिका से, भारत की तमाम व्यवस्थाओं से, बल्कि इंसानियत से भी उठ जाएगा। यकीन नहीं होगा कि ये गांधी का देश है, ये नेहरू और अंबेडकर का देश है। आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि महिलाओं को देवी का रूप कहना सरासर ढोंग है। यूं कह लीजिए कि इस ढोंग के पीछे ही उत्पीड़न को छुपाने का खेल किया जाता है। ये दोनों कहानियां न्यायपालिका के भीतर की सड़ांध को बाहर लाती हैं और चीख चीख कर बोलती हैं कि बेटी को सिर्फ बचाइए, पढ़ाइए चाहे न पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ा लिखा कर आपने जज भी बना दिया या सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी भी बन गई, तब भी उन्हें बचाना ही पड़ेगा और आप बचा नहीं पाएंगे। वो खुद पीड़ित होंगी, उनका उत्पीड़न होगा, यौन उत्पीड़न होगा, वो चिल्लाती चीखती रहेंगी, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। और जो आरोपी होंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, उनकी पदोन्नति होगी, उन्हें हाईकोर्ट में जज बनाया जाएगा, तभी तो कल को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि सत्ता को ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को गियर में लेना आसान होता है। सत्ता के गियर में वही जल्दी आता है जिसका कुछ माइनस होता है, और जिनका माइनस होता है उन्हीं को जीवन में प्लस किया जाता है, यानी पदोन्नति होती है। आज मैं आप सभी से अपील करूंगा कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जरा लंबा हो सकता है, और खासकर जिस महिला जज ने इस्तीफा दिया है उनका पत्र एक मनुष्य के रूप में, यानी इंसान के रूप में सुनिएगा। उसके पीछे की मजबूरी और दर्द को महसूस करने की कोशिश करिएगा। आप जो भी हैं, जहां से भी हैं, किसी न किसी रूप में महिला से संबंध जरूर होगा। पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, या फिर कम से कम मां के रूप में तो होगा ही। उनको याद करते हुए इस पूरी कहानी को सुनिए और भारत की न्यायपालिका में क्या कुछ चल रहा है उसको महसूस करिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। ये वो मुद्दे हैं जिस पर देश का गोदी मीडिया कभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी इन सब का हिस्सा है। यदि वहां इन मुद्दों पर चर्चा होती तो परिस्थितियां इतनी शर्मनाक कभी नहीं होती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट वाला मामला देख लेते हैं। एकदम टू द पॉइंट कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। साल 2012 में रंजन गोगोई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे, और वहीं पर सूर्य प्रताप सिंह यानी एसपी सिंह प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे। इसके बाद अगस्त 2018 में एसपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार बनाए जाते हैं, रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस बनने से पहले। दवायर की ये रिपोर्ट बताती है कि सूर्य प्रताप सिंह रंजन गोगोई को अपना गुरु मानते थे। गोगोई जब बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे, सर्जरी वगैरह हुई थी, तो एसपी सिंह लगातार उनकी सेवा में लगे रहे। चर्चा ये भी होती है कि उन्हीं के आशीर्वाद से फले फूले, और आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। अच्छा, एक बात तो बताना भूल ही गया। साल 2019 में वायर के लिए प्रभजीत सिंह, जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पर रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है, इन्होंने ये रिपोर्ट किया था। उसी के आधार पर हम आपको पूरी कहानी का सार बता रहे हैं। रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की ही एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मैं अक्सर आपको याद दिलाता हूं कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा क्लासिक केस है जहां आरोप लगाने वाली महिला को खूब परेशान किया गया, नौकरी छीन ली गई, पूरे परिवार को परेशान किया गया, बाद में नौकरी वापस भी हो गई। जिस पर आरोप लगा, आरोपी खुद ही अपने मामले की सुनवाई करता है और खुद को क्लीन चिट दे देता है, यानी किसी को सजा नहीं मिली। सवाल यह है कि अगर गोगोई ने कुछ गलत किया था तो क्या उन्हें पद का लाभ मिल गया? पावरफुल थे इसलिए बच गए? और यदि महिला ने गलत आरोप लगाए थे तो क्या कोई भी महिला यूं ही दुनिया के
सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े जज के खिलाफ झूठा आरोप लगा सकती है और लगाकर बच जाएगी। बहरहाल मसला यह है कि जिस महिला ने सीजेआई गोगोई पर यह आरोप लगाया था, उन्हें दिसंबर 2018 में बर्खास्त कर दिया गया। ध्यान रहे, साल 2018 के ही अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के तौर पर सूर्य प्रताप सिंह आए थे, जो कि पूर्व में जस्टिस गोगोई के प्रधान सचिव रह चुके थे। इन पर आरोप लगता है कि जिस महिला ने गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए, उस महिला के खिलाफ अनुशासनहीनता की बेहद मामूली बातों को लेकर कार्रवाई हुई और पद से बर्खास्त कर दिया गया और यह बर्खास्तगी लगातार सवालों के घेरे में रही। खुद सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने इस बर्खास्तगी पर सवाल उठाया और यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न तथा उत्पीड़न के आरोपों से सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से रूबरू हुआ, वह स्पष्ट तौर पर संस्थागत पूर्वाग्रह है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला कर्मचारी को बर्खास्त किया गया, वो किसी भी रूप में ईमानदार पूर्ण नहीं था। वायर की ही ये रिपोर्ट दूसरी वाली रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें जस्टिस मदन बी लोकुर ने बहुत सारे गंभीर सवाल उठाए। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर भी पूरी खबर पढ़ लीजिए, विस्तार से पढ़ सकते हैं। बाकी हमने यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ध्यान से कहानी को सुनते जाइए। वायर की ही ये रिपोर्ट दूसरी वाली रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें जस्टिस मदन बी लोकुर ने बहुत सारे गंभीर सवाल उठाए। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर भी पूरी खबर पढ़ लीजिए, विस्तार से पढ़ सकते हैं। बाकी हमने यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ध्यान से कहानी को सुनते जाइए। जिस महिला ने गोगोई पर आरोप लगाया था, उन्होंने हलफनामे में बताया कि एसपी सिंह, जो कि जांच अधिकारी भी थे, उन्होंने एक बार भी मामले की सुनवाई नहीं की और महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एसपी सिंह ने महिला को नोटिस भेजा था और कहा था कि मामले की जांच की कार्यवाही 17 दिसंबर 2018 को सुबह 10:30 बजे होगी और यदि महिला नियत समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होती हैं तो एक पक्षीय रूप से कार्यवाही आगे बढ़ेगी। मगर हुआ ये कि उसी दौरान महिला के पति तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में कथित रूप से उनके साथ मारपीट की गई। इस बारे में भी जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा था कि उस महिला ने ही बताया कि गोगोई पर आरोप लगाने के बाद उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया, उनके पति और देवर की नौकरी से निलंबित करवा दिया गया और उनके परिवार के तमाम सदस्यों को प्रताड़ित किया गया। इन घटनाओं को अपने दिमाग में रखिए और अब पहुंचिए 17 दिसंबर 2018 की सुबह 10:15 बजे, यानी 10:17 पर। वायर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ये महिला कर्मचारी 10:17 पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में दाखिल हो गई थी, लेकिन कार्यालय के ठीक सामने वो बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस महिला की मानसिक हालत उस वक्त क्या रही होगी? पति और देवर को प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरा परिवार परेशान है, कोई थाने में मारपीट हुई है, पूरा परिवार परेशान है। ये है या किया गया है, कल्पना करते रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट समय पर पहुंचने के बाद भी महिला बेहोश हो जाती है, अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और 4 दिन बाद 21 दिसंबर को एक अन्य रजिस्ट्रार दीपक जैन उन्हें बताते हैं कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और जिस समिति ने बर्खास्त किया, उस समिति की अध्यक्षता एसपी सिंह कर रहे थे। वही एसपी सिंह यानी सूर्य प्रताप सिंह, जो गोगोई के साथ प्रधान सचिव के रूप में साल 2012 में ही काम कर चुके थे और गोगोई के आने से पहले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार बना दिया गया था। यानी एसपी सिंह ने एक तरफा फैसला सुना दिया और महिला को अपना पक्ष रखने का मौका कभी नहीं मिला, दोबारा सुनवाई हुई ही नहीं। दवायर ने जब एसपी सिंह से इस मामले पर सवाल करने का प्रयास किया तो वो सफल नहीं हो पाए। अनुशासनहीनता के रूप में महिला के ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए गए थे और वो कितने हल्के थे, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। और ये आरोपों का हल्कापन ही था कि बाद में उस महिला की नौकरी बहाल हुई। तमाम लोग इस बारे में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर आज तक के इतिहास में किसी को भी बर्खास्त नहीं किया गया था। ये इकलौता केस है। वैसे वायर की इसी रिपोर्ट में सूर्य प्रताप सिंह पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य आरोप भी नजर आते हैं, गंभीर शिकायत के मामले, मगर हम उन सब में जाना नहीं चाहते। सवाल बस इतना सा है कि अब तक की कहानी आपके सामने क्या प्रस्तुत करती है। एसपी सिंह का गोगोई से इतना गहरा संबंध, गोगोई के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला को कथित अनुशासनहीनता के लिए नौकरी से बर्खास्त करना, पूरे परिवार को टॉर्चर किया जाना और उसके बाद महिला की नौकरी वापस हो जाना। जबकि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने इन आरोपों के बारे में कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि फंसाया क्यों जा रहा था, कौन फंसा रहा था, ये सब नहीं बता पाए और रिटायर होते ही भाजपा से इनाम मिला, राज्यसभा के सांसद बन गए। सवाल है कि जैसा इनाम गोगोई साहब को मिला है, क्या वैसा ही इनाम सूर्य प्रताप सिंह को भी यानी एसपी सिंह को भी तो नहीं दिया जा रहा है? हाल ही में देश के टॉप वकीलों में से एक, जिन्होंने जल्द ही रिटायरमेंट का ऐलान किया है, दुष्यंत दवे जी, उन्होंने कहा था कि देश में तमाम काबिल वकील हैं जिन्हें जज नहीं बनाया जाता और सैकड़ों ऐसे लोगों को बना दिया जाता है जो इस पद के लायक बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बेकार लोग हैं। बहरहाल हम किसी के लायक या नालायक होने का फैसला नहीं कर रहे, बस उनके पुराने कर्म याद दिला रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश का मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एमपी के शहडोल जिले में कार्यरत महिला सिविल जज अदिति शर्मा, जिन्होंने एक वरिष्ठ जिला जज राजेश कुमार गुप्ता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, अपने अधिकारों का दुरुपयोग और प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया था
था, पहले उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया महिला को, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जज पर इन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया उन जज साहब राजेश कुमार गुप्ता जी को भी अब हाई कोर्ट में जजशिप मिल रही है और इसके विरोध में सिविल जज अदिति शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अपने इस्तीफे में अदिति शर्मा जो बातें लिख रही हैं उन्हें सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिल से सुनिएगा। इन्होंने लिखा है कि मैं अपना पद इसलिए नहीं छोड़ रही हूं कि न्याय में मेरा विश्वास खत्म हो गया है, बल्कि इस्तीफा इसलिए दे रही हूं क्योंकि न्याय ने अपने ही संस्थान के भीतर अपना रास्ता खो दिया है, यानी न्याय भटक गया है। अदिति शर्मा लिखती हैं कि मैं इस संस्था को बिना किसी पदक, बिना किसी उत्सव और बिना किसी कड़वाहट के छोड़ रही हूं, सिर्फ इस कड़वे सच के साथ कि न्यायपालिका ने मुझे निराश किया। लेकिन इससे भी बदतर यह है कि न्यायपालिका खुद ही विफल हो गई। मेरा इस्तीफा कोई अंतिम निर्णय नहीं है, ये विरोध का एक बयान है। भारत की न्याय व्यवस्था मेरे इस्तीफे को लेकर अभिलेखागार में एक याद के रूप में रख ले, ताकि सनद रहे कि मध्य प्रदेश में कभी एक महिला न्यायाधीश भी थी जिन्होंने न्याय के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और उस व्यवस्था ने उन्हें तोड़ दिया जिसने जोरदार तरीके से न्याय का ही प्रचार किया था। अदिति शर्मा ने जिस सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता पर आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जुलाई को इनके नाम की सिफारिश की और 28 जुलाई को सरकार ने मंजूरी दे दी। इसके कुछ ही घंटों बाद अदिति शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने गुप्ता की पदोन्नति को न्याय शब्द के साथ क्रूर मजाक बताते हुए कहा कि न्यायपालिका अपनी ही बेटियों की सुरक्षा करने में फेल नजर आ रही है और महिला अधिकारियों को एक संकेत दिया जा रहा है कि सच्चाई चुप्पी से कहीं अधिक भारी कीमत पर मिलती है। अदिति अपने पत्र में लिखती हैं कि मैं न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे रही हूं, इसलिए नहीं कि मैंने संस्थान को विफल किया, बल्कि इसलिए कि संस्थान ने मुझे विफल कर दिया। मैंने निरंतर उत्पीड़न बर्दाश्त किया, न केवल शरीर या मन का, बल्कि मेरी गरिमा, मेरी आवाज और एक महिला न्यायाधीश के रूप में मेरे अस्तित्व का, जिसने बोलने का साहस किया। यहीं पर आपको याद दिला दें कि जब गुप्ता का नाम पदोन्नति के लिए लिया जा रहा था, तब अदिति शर्मा ने भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य सदस्यों को भी एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने गुप्ता की प्रमोशन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था और यह भी कहा था कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाकर न्यायपालिका आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को पदोन्नति देकर कहीं न कहीं दंड से मुक्ति और आवाज उठाने वालों को चुप कराने का रिस्क ले रही है। आपको बता दें कि महिला जज ने यह भी दावा किया था कि जज गुप्ता के खिलाफ अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी कई शिकायतें की हैं। एक दलित जिला न्यायाधीश द्वारा उन पर जाति आधारित उत्पीड़न करने का आरोप लगा और एक प्रमुख जिला न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके परिवारों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार और धमकी और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाना शामिल है। मगर महिला जज के अनुसार किसी भी शिकायत की न तो जांच की गई और न ही उस पर कोई कार्यवाही की गई। यानी पूर्व जज अदिति शर्मा का दावा है कि जज गुप्ता पर कई सारे आरोप लगे और संस्थान के लोगों ने ही लगाए, मगर कभी भी किसी भी आरोप की जांच नहीं हुई और न ही कोई कार्यवाही हुई और अब प्रमोशन जरूर हो रहा है। यहीं से अंदाजा लगा लीजिए गुप्ता जी की ताकत का। अदिति शर्मा कहती हैं कि उन्होंने जो आरोप लगाए उसकी कोई जांच नहीं हुई, न तो नोटिस जारी हुआ, यहां तक कि सामान्य सुनवाई भी नहीं हुई। महिला जज कहती हैं कि वही संस्था है जो कानून के समक्ष समानता का पाठ पढ़ाती है, उसे समन भेजने की बजाय पदवी दी जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2023 में 6 महिला जजों की सेवाएं समाप्त कर दिया था, असंतोषजनक प्रदर्शन बताकर। मगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी नागरत्ना के पास जब मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अदिति शर्मा की बर्खास्तगी गलत मूल्यांकन के कारण हुई थी। यानी ये खेल भी क्यों हुआ होगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों किया होगा, किसके इशारों पर हुआ होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। नागरत्ना ने यह भी कहा था कि न्याय केवल दिया ही न जाए बल्कि न्यायपालिका के भीतर दिखना भी चाहिए। न्यायिक संस्थानों को महिला अधिकारियों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अब जरा ये जान लीजिए कि अदिति शर्मा कहां कहां गुहार लगा चुकी हैं और बदले में क्या मिला। इन्होंने अपने इस्तीफे में ही कहा है कि उन्होंने हर जायज रास्ता अपनाया। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देश के सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति से भी उन्होंने अपील की, लेकिन ये सब चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं किया, एक बार सुना तक नहीं। अदिति शर्मा कहती हैं कि गुप्ता की पदोन्नति से यानी उनके प्रमोशन से कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता पर दाग लगेगा और भविष्य में पावरफुल कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति शिकायत करने से बचेगा। अदिति शर्मा न्यायपालिका से इस बारे में आत्मचिंतन करने का आग्रह भी कर रही हैं और कह रही हैं कि जरा देखिए कि जो सच बोलने की हिम्मत
करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अदिति शर्मा सहित कुछ अन्य शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं जज गुप्ता का नाम खारिज कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायतों की जांच करने के लिए कहा गया था और फिर गुप्ता को क्लीन चिट दे दी गई। उनका नाम नए सिरे से विचार के लिए कॉलेजियम के पास भेजा गया। एक और महत्वपूर्ण बात, जब ये जांच चल रही थी तब शर्मा को अपना बयान देने के लिए यानी महिला जज को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कभी नहीं बुलाया गया। यानी यहां भी जांच एक तरफा हो गई, जिसको क्लीन चिट देनी थी दे दी गई। यानी हर जगह एक तरफा व्यवस्था चल रही है। जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती है उनके ऊपर अनुशासनहीनता और उनके काम में कमियां निकालकर मध्य प्रदेश की सरकार भी हटा देती है और सुप्रीम कोर्ट में भी बर्खास्त कर दिया जाता है तथा जिन लोगों पर आरोप लगता है उनकी जांच करने की बजाय अलग अलग तरीकों से रास्ते निकालकर प्रमोशन दे दिया जाता है। सवाल है कि क्या सिर्फ संसद में महिला आरक्षण वाला कानून बनाने से ही बात बन जाएगी? क्या अलग अलग जगह पर महिलाओं को बिठा देने से ही परिस्थितियां बदल जाएंगी? जो महिलाएं अपने दम पर इतने महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंची हैं उन्हें तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक उन्हें सहारा नहीं दे पा रहे। सोचिए, जब एक महिला जज बनी होंगी और एक महिला सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पाई होंगी तो परिवार में कैसी खुशियां रही होंगी। क्या उन लोगों ने कभी सपने में भी सोचा होगा कि उनकी बेटी को इस तरह से उसी व्यवस्था में हार का सामना करना पड़ेगा जिस व्यवस्था में प्रवेश पाकर वो खुश हो रही है? मैं अपनी तरफ से किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मगर सवाल बस इतना है कि जो आरोप लगे और जिन महिलाओं ने दमखम लगाकर आरोप लगाए, हिम्मत करके आरोप लगाया, कितना अच्छा होता उन मामलों की ईमानदारी पूर्ण जांच हो जाती, गलत आरोप लगाने वालों को भी सजा मिलती या फिर आरोप सही पाए जाने पर उन लोगों को सजा मिलती जो आरोपी हैं। यदि वो साफ पाक निकल जाते तब पदोन्नति होती, तब इनाम मिलता तो कितना अच्छा लगता। कुल मिलाकर सवाल यही है कि जिन लोगों को ऐसे ऐसे आरोपों में कथित रूप से बचाया गया और अब बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं या फिर काबिलियत की बजाय पहुंच से पद मिल रहे हैं, जुगाड़ से, वो लोग पद पाने के बाद किसके लिए काम करेंगे? देश के लिए, देश की जनता के लिए, आपके लिए, या फिर उनके लिए जिसने आरोपों से बचाया और हाईकोर्ट में जज बनाया? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।